Lecture 4, Addressing Modes, Move Instruction, Service Routine, ASCII Code and Interrupt। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। परेशान मत होइए, बिल्कुल आसान है, आपको आराम से समझ आ जाएंगे। पहला टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। जैसा कि आप कुछ भी परफॉर्म करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर या वैसे भी कुछ भी आप लिखते हो या प्रोसेस करते हो या रन करते हो कोई भी फाइल या देखते हो, तो दरअसल वो सबसे पहले तो रैम में लोड होती है, उसके बाद फिर रजिस्टर के पास जाती है जहाँ से सीपीयू उठा के रन करता है। तो सीपीयू से जाके कैसे उठाएगा? सीपीयू को रजिस्टर में अंदर जो चीज़ हार्ड डिस्क से होके रैम से होके वहाँ उसके पास आई है, तो कैसे आई है, फिर सीपीयू से कैसे एक्सेस कर रहा है डेटा को, तो इससे हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स के वेज और मॉडल्स टू एक्सेस डेटा। के रजिस्टर के अंदर डेटा जो पड़ा हुआ है उससे हम एक्सेस कैसे करें, या मेमोरी के अंदर जो पड़ा हुआ है उससे हम एक्सेस कैसे करें। कोई तरीका होगा, कोई एड्रेस होगा जहाँ पे जाना होगा, मतलब एड्रेस के ज़रिए हर रजिस्टर का, हर मेमोरी का एक एड्रेस होगा, उसके ज़रिए हम उसको एक्सेस करेंगे जो वहाँ डेटा पड़ा होगा। तो इससे हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स, वेज टू एक्सेस डेटा। बिलफर्ज आपके पास 2+2 दो नंबर्स है जिनकी आपको एडिशन करनी है। तो अब 2 कहीं पे आपको रखना होगा, दूसरा 2 भी कहीं आपको रखना होगा। तो दरअसल अब ये डायरेक्ट तो कहीं पे जा नहीं सकते, तो इसको कहीं भेजना होगा, फिर वहाँ से सीपीयू से एक्सेस करेगा कि 2 कहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा 2 कहाँ पड़ा हुआ है, और प्लस जो है उसका एक्शन है, उसको करना क्या है। 2 और 2 कहलाते हैं ऑपरेंड्स, और बीच वाला कहलाता है ऑपरेशनल कोड, ऑप कोड के करना क्या है। तो अब 2 को कहीं पे रखना होगा, दूसरे 2 को भी कहीं रखना होगा, तभी जाके उनकी एडिशन होगी। बिलफर्ज अगर हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम इनको कैसे रखें और कैसे प्रोसेस करें। अगर आप 2 को किसी रजिस्टर के अंदर रखते हो और दूसरे 2 को भी किसी रजिस्टर के अंदर रखते हो, मैंने आपको तीसरे लेक्चर में रजिस्टर के टाइप्स पढ़ाए थे। अगर बिलफर्ज हम 2 को रखते हैं डेटा रजिस्टर के अंदर और दूसरे 2 को रखते हैं हम बीएल के अंदर, बेस रजिस्टर के अंदर, मतलब दोनों को डिफरेंट रजिस्टर के अंदर रखा और फिर उसको ऐड करते हैं, तो फिर हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ इस तरह लिखते हैं। सबसे पहले ऑपकोड आता है, उसके बाद रजिस्टर, उसके बाद रजिस्टर। अगर ये दोनों हम रजिस्टर के अंदर रखते हैं तो मतलब पहले ऑपकोड, उसके बाद रजिस्टर, उसके बाद रजिस्टर। ये रजिस्टर आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हो, जनरल पर्पज रजिस्टर जो भी थे आपको मैं बताए थे, एक्यूमुलेटर था, बेस था, काउंटर था और डेटा रजिस्टर था। बाकी तो जनरल पर्पज नहीं थे, तो मैं जनरल पर्पज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे एड्रेस होल्ड कर रहे होते हैं अपने खास जो उनके एक्शंस हैं। तो डेटा रजिस्टर के पास हमने 2 यूज़ कर लिए, एक 2 को भेज दिया हमने डेटा रजिस्टर के पास, दूसरे 2 को हम भेज दिया हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास, और वहाँ से हम दोनों की एडिशन करवाई। मतलब 2 अब एक जगह पे पड़ा हुआ है जिसका नाम DL है, और दूसरा 2 एक जगह पे पड़ा हुआ है जिसका नाम AL है। अब हमने ऐड किया तो वो वहाँ से नंबर उठ के आए और आपस में प्लस हो गए। मतलब कहीं पे रखे हुए थे और उनकी जगह क्या थी, रजिस्टर थे। जब दोनों चीज़ें दो डिफरेंट रजिस्टर के पास पड़ी हों, इस तरह की एड्रेसिंग को हम कहते हैं रजिस्टर्स एड्रेसिंग। जब बोथ ऑपरेंड्स आर रजिस्टर्स, मतलब सीपीयू ने दोनों डेटा आपके रजिस्टर में आ चुके थे और सीपीयू ने उन दोनों को रजिस्टर से उठाया, उसको हम कहते हैं रजिस्टर्स एड्रेसिंग। और अगर बिलफर्ज आपने एक रजिस्टर के अंदर रखा है और दूसरा 2 आपने उसको डायरेक्ट दिया है, हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर उसको डायरेक्ट 2 भी दे सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं सीपीयू को, तो हम डायरेक्ट 2 भी दे सकते हैं। 2 लिख के DL के अंदर भेज दिया, 2 अलग दिया है और DL के अंदर 2 दूसरा पड़ा हुआ है जो हमारा पहला वाला था, यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं। तो एक 2 आपने डायरेक्ट दिया, दूसरा 2 आपने एक रजिस्टर के अंदर रखा हुआ है, तो मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आपने अलग से दी है और दूसरा एक रजिस्टर यूज़ किया है। जब एक रजिस्टर यूज़ करें और एक कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करें तो उस तरह की एड्रेसिंग को हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग, कि हमने एक इमीडिएट वैल्यू दे दी। मतलब एक पहले ऑप कोड यूज़ हुआ, उसके बाद रजिस्टर, उसके बाद वैल्यू, या पहले वैल्यू फिर या रजिस्टर। ऑप कोड तो हमेशा पहले यूज़ होगा। तो इस तरह की एड्रेसिंग को हम कहेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग, जिसमें एक ऑपरेंड कांस्टेंट होगा।
अब बिलफर्ज आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट ना दूँ, अब आपका दूसरा 2 एक मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, रैम के अंदर, एक स्टैटिक मेमोरी के अंदर। स्टैटिक मेमोरी के अंदर जो डेटा पड़ा होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक डेटा। तो अगर 2 आपका एक रैम के अंदर पड़ा हुआ है और दूसरा 2 आपका रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है, बिलफर्ज ऐसे एक डेटा रजिस्टर के अंदर, दूसरा एड्रेस दे दिया हमने मेमोरी का जहाँ पे वो पड़ा हुआ है। तो जब हम एक एड्रेस यूज़ करें स्टैटिक डेटा का जो रैम के अंदर लोड है, तो इस तरह के एड्रेसिंग को हम कहते हैं मेमोरी एड्रेसिंग। पहले ऑप कोड आएगा, फिर रजिस्टर, फिर एड्रेस। तो इस तरह की एड्रेसिंग को हम क्या कहेंगे? मेमोरी एड्रेसिंग। तो ये 3 तरीके थे कि रजिस्टर एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग और मेमोरी एड्रेसिंग। हम इस तरह एड्रेसिंग को यूज़ करते हुए डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सीपीयू इसी तरह एक्सेस करता है। असेंबली लैंग्वेज में हम इसी तरह कोड लिखेंगे, इसी तरह इंस्ट्रक्शन देंगे, तब भी जाके वो एक्सेप्टेबल होंगी। इसके अलावा आप कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेटा रखने का, एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। यही मॉडल्स हैं, यही वेज हैं टू एक्सेस डेटा। तो एड्रेसिंग क्या थी, एड्रेसिंग मोड्स किस किस तरह के थे? 3 थे, वो मैंने आपको बता दिया कि हम 2 रजिस्टर यूज़ करेंगे, मतलब एक डेटा एक रजिस्टर में, दूसरे रजिस्टर में, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो उस तरह की एड्रेसिंग हम कहेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग। ये हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों रजिस्टर्स होंगे, एक डेस्टिनेशन होगा, एक सोर्स होगा। दूसरी एड्रेसिंग इमीडिएट एड्रेसिंग। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू देना चाहें और एक रजिस्टर यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। और अगर हम एक एड्रेस यूज़ करना चाहें जो मेमोरी के अंदर होगा और दूसरा रजिस्टर, तो हम ये भी कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं मेमोरी एड्रेसिंग। तो हम इस तरह की एड्रेसिंग दे सकते हैं हर इंस्ट्रक्शन के अंदर, इन 3 उसूल के तहत। इसके अलावा हम दूसरा कोई मोड यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर वो गलत होगा, एरर आएगा। तो पहली बात, हम हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि हम जो इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर रजिस्टर तो लाजमी है ना, एक रजिस्टर होना लाजमी है। हर तीनों इंस्ट्रक्शन में देखिए आप, एक रजिस्टर है ही है जो कि आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ पे चीज़ आएगी। सोर्स आपका रजिस्टर खुद हो सकता है, सोर्स आपका एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, सोर्स आपका एक मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन आपका हमेशा रजिस्टर होगा। तो इस तरह के एड्रेसिंग हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। तो ये पढ़ाने का मकसद यही था कि हम पहला जो हमारा टास्क होगा, पहला जो हमारा मकसद होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, वो ये होगा कि हमें इंस्ट्रक्शन लिखनी किस तरह है, किस उसूल पे लिखनी है, वो हमें इन 3 उसूल के तहत लिखनी है। जो आपको इजी लगे, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट हो, वो हम उस हिसाब से यूज़ करेंगे। अब बिलफर्ज हम ये बात करते हैं, आपने ये रजिस्टर, ये हमने एग्जांपल लिया था कि 2 यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा 2 यहाँ पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे कैसे गया? तो उसको भेजने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। 2 खुद तो वहाँ नहीं जाएगा, उसको हमें मूव करना पड़ेगा। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी कि डेटा रजिस्टर के अंदर 2 भेजो। तो उसके लिए हम डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं? मूव। MOV क्या है? एक ऑप कोड है जो मैंने आपको बताया, जिस तरह यहाँ पे प्लस का ऑप कोड था, ये 2 आपके ऑपरेट्स थे और प्लस में ऑप कोड था कि फंक्शन करना क्या है। अब हमें क्या करना है? अभी हमें मूव करना है। क्या मूव करना है? डेटा रजिस्टर के अंदर 2 मूव करना है, क्योंकि यहाँ होगा तभी तो एडिशन होगी। तो रजिस्टर के अंदर डेटा किस तरह भेजते हैं? वो हम भेजते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से। उसके लिए हमेशा ऑप कोड क्या लिखते हैं? मूव। अब आपने मूव लिखा, मूव के बाद क्या लिखेंगे? अब आपकी मर्जी है इन तीनों में से क्या लिखते हैं। अब हम बिलफर्ज 2 भेजना है, तो जाहिर सी बात है एक कांस्टेंट वैल्यू होगी 2 जो भेजेंगे। कहाँ भेजना है? डेस्टिनेशन, मतलब रजिस्टर के पास। तो हम बिलफर्ज यूज़ करते हैं डेटा रजिस्टर, और 2 भेजना है तो हमने यू लिखेंगे। अब देखें डेटा रजिस्टर और हमने 2 भेज दिया, मतलब ये कौन सी एड्रेसिंग कहलाएगी? इमीडिएट एड्रेसिंग। हमने ये यूज़ कर ली क्योंकि हमने एक इमीडिएट वैल्यू भेज रहे हैं डेटा रजिस्टर के पास। और कोड आ गया मूव, डेटा रजिस्टर और 2 भेज दिया हमने इसके अंदर। तो इंस्ट्रक्शन मूव किस तरह यूज़ होती है? पहले ऑप कोड मूव का आता है, फिर आपका डेटा रजिस्टर, उसके बाद वैल्यू। आप यहाँ पे रजिस्टर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मतलब कि हम किस तरह जब मूव कर रहे होंगे तो इन एड्रेसिंग में से कोई भी आप एड्रेसिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आप 2 आपका कहीं और रजिस्टर में पड़ा होता, बिलफर्ज अभी ये BL में पड़ा होता, तो हम यहाँ पे BL लिख देते, लेकिन अभी हमने इसको डायरेक्ट 2 दे दिया, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। अगर आप 2 नहीं देते, अभी जो मैंने नंबर यूज़ किया है, इसकी जगह पे आप करेक्टर भी दे सकते हो, कोई लेटर, जिस तरह DL लिख के इसके अंदर आपने
ए भेज दिया। तो आपकी मर्ज़ी है, नंबर दे सकते हैं, कैरेक्टर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। अब बिलफर्ज आपने डेटा रजिस्टर के अंदर 2 रख दिया और इसे हमें अब क्या करवाना है, प्रिंट करना है, स्क्रीन पे दिखाना है कि डेटा रजिस्टर के पास जो 2 गया वो हमें प्रिंट करके दिखा है। तो प्रिंट करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज़ होता है, तो मैंने आपको बताया था लेक्चर 3 के अंदर, वो होता है अक्यूमुलेटर रजिस्टर। अक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के लिए काम आता है। अब बिलफर्ज हम अक्यूमुलेटर रजिस्टर को बोलते हैं कि हमें प्रिंट करके दो जो डेटा रजिस्टर के अंदर पड़ा है। तो हम उसे कैसे कहेंगे, जाहिर सी बात है उसे हम कमांड भेजेंगे, और भेजने के लिए हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन है, मूव। तो हमने मूव लिखा, उसके बाद अक्यूमुलेटर रजिस्टर AH हमने लिखा, और उससे हम क्या कहेंगे, प्रिंट करो। उसके लिए हम लिखेंगे 2 हमने क्यों लिखा, 2 हमने इसलिए लिखा, 2 का मकसद है प्रिंट करना। अक्यूमुलेटर के पास 2 एज अ फंक्शन जाता है कि उसे करना क्या है, इसे हम कहते हैं सर्विस रूटीन्स। जिस तरह आप C# प्रोग्रामिंग करते हो, उसके अंदर आप लिखते हो console.writeLine। तो .writeLine मतलब लिखना, .readLine मतलब इनपुट लेना। तो ये सर्विस रूटीन्स हैं, ये फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने हैं। तो अब जब लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे तो हम 2 यूज़ करेंगे, जब प्रिंट मतलब आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे तो 2 लिखेंगे। इस तरह के हम फंक्शंस को कहते हैं सर्विस रूटीन्स। अब C# के अंदर भी आप याद करते हो कि इनपुट देने के लिए .readLine है, आउटपुट देने के लिए .writeLine है। तो इसमें भी हम यूज़ करेंगे जो सर्विस रूटीन्स, वो आपको याद करने पड़ेंगे। अब बहुत सारे हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट अभी बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा आपको अगर पढ़ने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे लास्ट में लिंक दिया हुआ है, वो खोल के आप सारे देख सकते हैं। लेकिन वो सारे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको अभी इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो आपको बता देता हूँ। इनपुट जब हमें देना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 1। इनपुट इस तरह का, अगर आप कीबोर्ड से A लिखते हो और सामने स्क्रीन पे A शो हो जाए, इसे हम कहते हैं विथ इको। इस तरह का इनपुट देना हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1। मतलब आपने जब A प्रेस किया तो सामने भी A दिखाई दे रहा होता है, उससे हम कहते हैं विथ इको। उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1। और अगर प्रिंट करना है इनपुट कोई कैरेक्टर तो उसके लिए 2। और अगर विदाउट इको मतलब आप कीबोर्ड से A प्रेस करें लेकिन सामने दिखाई ना दे रहा हो, तो विदाउट इको के लिए हम यूज़ करेंगे 8। और अगर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने एक साथ तो हम उसके यूज़ करेंगे 9। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग दूसरी लैंग्वेज के अंदर। अब बिलफर्ज आपने अक्यूमुलेटर के पास 2 भेजा तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट अ कैरेक्टर। प्रिंट अ कैरेक्टर कौन सा, जो आपने DL के अंदर भेजा है 2। अब क्या हुआ, DL के अंदर आपने पहले भेजा 2, फिर आपने अक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास एक कमांड भेजी 2 की, डेटा अक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। अब ये क्या करेगा, जो उसके पास पड़ा हुआ है वो प्रिंट कर देगा। तो 2 के ज़रिए वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अब जहाँ पे जाएगा तो वहाँ से निकलना भी तो होगा, उसके लिए सर्विस रूटीन क्या यूज़ होता है, उसके लिए सर्विस रूटीन यूज़ होता है /CH एग्जिट, कि हम रजिस्टर के बाद निकल के आ जाएं। मतलब फिर अगर आपने ये कमांड यूज़ की हुई है तो यहाँ से प्रिंट कर देगा, और उसके बाद फिर आपको दोबारा ये कमांड यूज़ करनी पड़ेगी और 2 की जगह आप लिखेंगे /CH ताकि वो वहाँ से निकल के आ जाए। ये हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो अभी सर्विस रूटीन क्या क्या थे वो आप ये देख लें, याद कर लें। आगे हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से मैंने आपको पहले सारे टॉपिक्स क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रोग्रामिंग में कोई परेशानी ना हो। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, भेजने के लिए हम मूव यूज़ करते हैं। बिलफर्ज हमने डेटा रजिस्टर के बाद 2 भेजा, उसने अपने पास रख दिया, और अक्यूमुलेटर के पास हमने 2 भेजा, मतलब एक कमांड भेजी, एक सर्विस रूटीन भेजा कि उसे करना क्या है। देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि डेटा रजिस्टर के पास जब हमने 2 भेजा तो वो उसे एज अ 2 समझ रहा है, एक नंबर समझ रहा है। लेकिन अक्यूमुलेटर से रजिस्टर उसे कमांड क्यों समझ रहा है, क्योंकि अक्यूमुलेटर रजिस्टर ही तो वो रजिस्टर है जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है, और वो डेटा के लिए यूज़ होता है, तो वो उसे हमेशा 2 ही समझेगा। अक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम ही जब इनपुट और आउटपुट है तो वो उसे इनपुट समझेगा और आउटपुट समझेगा। उसके लिए मतलब अक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास कोई भी आप नंबर भेजेंगे वो उसे एक फंक्शन समझेगा, उससे एक नंबर नहीं समझेगा कि जो उसे देना है, नहीं, वो उसे एज अ सर्विस रूटीन समझेगा, वो उस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। तो इस वजह से डेटा रजिस्टर से अब 2 ले रहा है और ये उससे अब एक सर्विस रूटीन ले रहा है, जिसका मतलब है प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर। आपने पहले भेज दिया कैरेक्टर और उसके प्रिंट करवा दिया। अब आप सोचें ये कैसे प्रिंट होगा, आपने रजिस्टर के अंदर भेजा और उसे प्रिंट भेज दिया,
अब प्रिंट मतलब कहाँ पे होगा, स्क्रीन के ऊपर होगा। स्क्रीन क्या है आपकी, हार्डवेयर। सीपीयू स्क्रीन के पास कैसे आए, आपके हार्डवेयर को कैसे एक्सेस करे कि वहाँ पे दिखाई दे नंबर। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो भी सीपीयू के अंदर फंक्शन चल रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, सब रुक जाए, वो इस नंबर को उठा के जाके स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। मतलब जो 2 जो यहाँ पड़ा हुआ है उसको जाके स्क्रीन पे दिखा दे। मतलब उसके लिए आप सीपीयू को एक रोकोगे, इंटरप्ट करोगे सीपीयू को, भाई रुक जाओ रुक जाओ, जो भी कर रहे हो रुक जाओ, पहले ये कैरेक्टर स्क्रीन पे दिखा दो, उसके बाद अपना काम करो। मतलब आप उसे इंटरप्ट कर रहे हो। तो उसके असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करेंगे इंटरप्ट। इस कमांड के बाद इंटरप्ट, ये सीपीयू को कह रहे हैं इंटरप्ट, रुक जाओ, ये दिखा दो नंबर, एक टेक्स्ट दिखा दो जो हम स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है कि हम सीपीयू को स्टॉप कर रहे हैं और हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब या तो आप कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हो या स्क्रीन पे दिखा रहे हो। जब हार्डवेयर को इस तरह एक्सेस करते हैं तो हम इंटरप्ट यूज़ करते हैं। स्टॉप द करंट प्रोग्राम एंड अलाउ माइक्रोप्रोसेसर टू एक्सेस डेटा, टेक इनपुट और गिव आउटपुट। मतलब अगर आपने डेटा से के बाद 2 भेज दिया और उसको प्रिंट करवा दिया, तो प्रिंट कैसे होगा, स्क्रीन के ऊपर होगा। तो स्क्रीन एक हार्डवेयर है, तो सीपीयू स्क्रीन को कैसे एक्सेस करे, वो किसी और काम में बिजी होगा, तो हमें उसका इंटरप्ट करना पड़ेगा। उससे हम कहना पड़ेगा कि सारे काम छोड़ दो और जाके प्रिंट कर दो। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे इंटरप्ट। इससे हम अगर टेक्स्ट है तो हम लिखेंगे INT 21H, और अगर वीडियो है, ग्राफिक्स का है, तो हम लिखेंगे 20H। ये 2 इंटरप्ट्स हैं। अब बिलफर्ज मैं आपको एज एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अगर हमें आउटपुट प्रिंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे, उसके बाद इंटरप्ट लिखेंगे। कैसे, बिलफर्ज एग्जाम्पल लेते हैं, ये आउटपुट करना है तो पहले ये लिखा, उसके बाद ये लिखा। अब ये आपकी कंप्लीट कमांड हो गई आउटपुट के लिए। और इनपुट के लिए इस तरह बस सर्विस रूटीन चेंज कर दिया हमने, 1 लिख दिया और इंटरप्ट। मतलब जब भी आप इनपुट आउटपुट का यूज़ करोगे, मतलब हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हो, या तो स्क्रीन के लिए या तो कीबोर्ड के लिए, तो तब हम हमेशा इंटरप्ट यूज़ करते हैं। मतलब जब भी इनपुट, जब भी आउटपुट की बात होगी तो हम इंटरप्ट यूज़ करेंगे। इंटरप्ट 21H, इंटरप्ट 21H। 21H क्या है, एक नंबर है जिसका मकसद क्या है, इंटरप्ट कॉल करना, कि रुक जाओ और जाके इसको इनपुट दो या आउटपुट दो सर्विस रूटीन के हिसाब से। अगर 2 है तो फिर वो प्रिंट करेगा, और 1 है तो फिर कीबोर्ड से इनपुट लेगा। मतलब जब भी आप प्रिंट करोगे तो ये कंप्लीट कमांड लिखोगे, दोनों लिखोगे, इनपुट लोगे तब भी दोनों लिखोगे। अब आपका ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। आपने पहले ये लिखा, उसके बाद ये लिख दिया। तो मतलब पहले आपने डेटा रजिस्टर के बाद 2 भेजा और उसको आपने प्रिंट करवा दिया। अब आप सोचिए स्क्रीन पे क्या आएगा, स्क्रीन पे 2 नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह पे एक स्माइली फेस बना हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम डेटा रजिस्टर के पास भेजते हैं 2 और स्क्रीन ने उसको 2 लेके प्रिंट किया, तो वो 2 प्रिंट नहीं हुआ, एक 2 की जगह पे स्माइली फेस बना हुआ आ गया। 3 करोगे कुछ और आएगा, 4 करोगे कुछ और आएगा। क्यों, कुछ और क्यों आ रहा है? इसे हम कहते हैं ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होता है? ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। मतलब कि सीपीयू डिफरेंट कंपनीज के बनते हैं, हर कंपनी का सीपीयू डिफरेंट होता है। तो एक इंटरनेशनली हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि जो भी सीपीयू बनाएगा, वो जो कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड से हर कैरेक्टर के लिए एक अलग नंबर रखेगा। ए के लिए अलग होगा, बी के लिए अलग होगा। मतलब जब आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हो तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि आपने ए प्रेस किया? उसके लिए उसने एक स्टैंडर्ड रखा होगा कि इस तरह का सिग्नल आएगा तो वो ए होगा, इस तरह का आएगा तो बी होगा। मतलब जब ए प्रेस करते हो तो एक बाइनरी सिग्नल जनरेट होता है 0-1 की फॉर्म में, तो वो किस तरह का होगा कि वो ए समझेगा। तो सबके स्टैंडर्ड रखे गए कि ये स्टैंडर्ड होगा, ए के लिए ये कोड रख दो, बी के लिए ये कोड रख दो, हर की के लिए कोड रख दो डिफरेंट तरीके के। और वो हर पीसी बनाने वाला, हर सीपीयू बनाने वाला उन्हीं कोड पे काम करेगा, ताकि इंटरनेशनली हम उन्हीं कोड को याद कर सकें और उन्हीं कोड को एक्सेस कर सकें। तो जब आपने 2 उसके अंदर भेजा तो 2 की जगह पे एक ASCII कोड गया। मतलब 2 को अगर आप प्रिंट करना है तो 2 का एक ASCII कोड है अलग से,
वो देना पड़ेगा। ए देना है तो ए का आस्की कोड देना पड़ेगा। बी छोटा देना है, बड़ा देना है, ए कोई भी लेटर छोटा बड़ा देना है, कैपिटल स्मॉल, तो उसके लिए अलग अलग आस्की कोड्स हैं। कोई नंबर देना है उसके लिए अलग से आस्की कोड्स हैं। इस तरह हर की का एक आस्की कोड है, वो आप याद कर सकते नहीं, मुश्किल होते हैं। तो उसका एक मैं तरीका बता देता हूँ अभी याद करने का। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझा भी देता हूँ और याद भी करवा देता हूँ। बाकी आपको हर की का अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने आपको दिया हुआ है। अगर बिलफर्ज आपको ए प्रेस करना है तो ए के लिए आप आस्की कोड लिखोगे 65। अभी 65 ये क्या है? 65 ये डेसिमल में है। वैसे तो बाइनरी में होता है, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट करके रखा हुआ है डेसिमल के अंदर, ताकि हमें आसानी हो याद करने में। हम बाइनरी याद कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने डेसिमल में कर दिया। इस तरह हेक्साडेसिमल के अंदर भी है, हम डेसिमल में याद करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट असेंबली लैंग्वेज डेसिमल में ही यूज़ होती है। तो हम जब 65 देंगे तो मतलब ए प्रेस होगा। अगर बिलफर्ज आपने ये 2 लिखा हुआ है, इसी जगह पर आप 65 लिखते और जब प्रिंट करते इसके ज़रिए तो क्या आता? ए आ जाता। आस्की कोड भेजेंगे तभी ए आएगा। अभी आपने 2 भेजा है तो कुछ और आ गया, इस वजह से। अब 65 पे ए है तो फिर इस तरह 66 पे बी होगा, और इस तरह जेड तक आपके 90 मतलब 26 लेटर्स हो गए, ए से लेके जेड तक। 90 तक आपकी बड़ी एबीसी हो गई। मतलब आपको सिर्फ याद करना क्या पड़ा? सिर्फ ए याद कर लें आप कि ए का आस्की कोड क्या होता है 65। तो आप जेड तक खुद ही समझ सकते हो कि इंक्रीमेंट एक एक होके बन सकते हैं। 26 तक 90 तक आपके बड़ी एबीसी। अगर छोटी एबीसी की बात करें तो फिर वो शुरू होता है 91 से। इस तरह बी के लिए 92, इस तरह जेड तक 122। तो आपको एक बड़ी एबीसी का बड़े कैपिटल ए का याद करना पड़ा और स्मॉल ए का याद करना पड़ा आस्की कोड। और अगर नंबर के याद करने हैं तो 0 का होता है 48। इस तरह फिर आगे बढ़ते जाएं, 1 का होगा 49, और इस तरह 9 तक 57 हो गए। आपको आस्की कोड 3 याद करने पड़े, कैपिटल ए के लिए, स्मॉल ए के लिए और नंबर के लिए। अब अगर आपको 2 प्रिंट करना होता तो आप क्या करते हैं? इसके लिए ये है, 1 के लिए ये है, और 2 के लिए क्या होगा? 50 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते? 50। जब 50 लिखते हैं और उसके बाद इसको प्रिंट करते हैं इसके ज़रिए, तो क्या आ जाता? 2 प्रिंट हो जाता। हम आस्की कोड भेजते हैं। अगर अब यहाँ पे आपने ए भेजा है तो यहाँ पे आपने ये लगाया हुआ है इन्वर्टेड कोमा, तो यहाँ पे ए खुद नहीं जाता। ए यहाँ पे क्या जाएगा? ए यहाँ पे ऐसा 65 जाएगा, और फिर जब इसको प्रिंट करेगा तो ए दोबारा प्रिंट हो जाएगा। मतलब आस्की कोड ही भेजना होता है हर लेटर का। जब इनपुट लेते हैं तब इनपुट में भी आस्की कोड ही आता है। तो इस तरह 1 से 49 तक हो गया और 9 तक 57 हो गया। इसके अलावा 2 आस्की कोड और भी इंपॉर्टेंट है जो याद करना ज़रूरी होता है। बिलफर्ज आपने एक लाइन पे लिख दिया ए, अब दूसरी लाइन पे जाना है तो उसके लिए आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे, तो उसके लिए हम 10 लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसको प्रिंट करेंगे तो 10 का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन पे जाओ। और नेक्स्ट लाइन देखो ये लाइन है, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको जाना है इस पोजीशन पे। मतलब जिस तरह इंटर की दबाते हैं, इंटर की दबाने से यहाँ से उठ के फर्स्ट लेटर पे आ जाता है। तो लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में से नहीं होता। हकीकत में सबसे पहले यूँ आता है और उसके बाद फिर 0 पोजीशन पे जाता है। तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए 10 यहाँ से यूँ आया, और फिर 13 यहाँ से यूँ आया। मतलब कंप्लीट इंटर की के यूज़ के लिए आप क्या यूज़ करोगे? 10 और 13, 2 ही आप यूज़ करोगे हर सूरत में। तो आपको बस आस्की कोड दूसरे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये याद कर लें, यही इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा काम आएंगे। तो ये लेक्चर इतना ही था कि मैंने आपको बताया कि एड्रेसिंग मोड्स के क्या होते हैं, किस तरह हम रजिस्टर्स को एक्सेस करते हैं, किस तरह इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, किस इंस्ट्रक्शन के रूल क्या होंगे, मोड्स क्या होंगे। वो आपको मैंने 3 बता दिया कि इन्हीं मोड्स के तहत हम हर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया मूव इंस्ट्रक्शन का कि हम डेटा किस तरह सेंड कर सकते हैं, किस तरह भेज सकते हैं। कभी भी किसी वजह से कोई डेटा भेजना होगा, कमांड भेजनी होगी, तो हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो डीएल के पास हमने 2 भेज दिया, डेटा रजिस्टर के पास, फिर उसको मूव एज के ज़रिए, सर्विस रूटीन के ज़रिए 2 के ज़रिए हमने प्रिंट करवा दिया। लेकिन प्रिंट वो डायरेक्ट करता नहीं, क्योंकि हार्डवेयर को एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंटरप्ट। टेक्स्ट का है तो 21H, वीडियो का ग्राफिक्स का है तो 20H। इस तरह हम यूज़ करते हैं। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन ये होती है।
मतलब पहले ये लिखा, उसके बाद ये लिख दिया। लेकिन वो प्रिंट क्या करता है, ASCII कोड करता है। 2 की जगह पे कुछ और कर दिया, और अगर हमें 2 ही करना था तो हम इसकी जगह पे 50 लिखेंगे। ये एक इनकोडिंग स्कीम होती है जो बनाई थी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ASCII, जिसको 1963 में पब्लिश किया गया था। अब अगले लेक्चर में हम डोस बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, डोस बॉक्स, जिसके अंदर हम ये प्रोग्राम्स बनाएंगे और बनाने के बाद चलाएंगे। चलाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। असेंबली कोड तो हमने बना दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए एक असेंबलर चाहिए होता है, वो हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर मेजम। और माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज करेगा, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। फिर ऑब्जेक्ट फाइल के बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब चलाने के लिए। तो हम उसके लिए लिंक यूज़ करते हैं। तो एक तो लिंक लाइब्रेरी और दूसरी मेजम और डोस बॉक्स, ये हम अगले लेक्चर में डाउनलोड करेंगे। और बाकायदगी से ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें समझा है, इसको हम वहाँ पे बना के देखेंगे, एक करेक्टर प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।